प्यारे बच्चों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों को गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल किस प्रकार करते हैं उसको आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, 6 एग्जाम्पल दिया हुआ है एक एक करके। ये सभी एग्जाम्पल जो है वो अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के हैं। तो एक एक एग्जाम्पल को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला एग्जाम्पल। सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि गुणनखंड होता क्या है, और हल बोल रहे हैं तो हल क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो वर्ग समीकरण का फॉर्म ये होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक समीकरण बोला जाता है। इसमें यदि हम x का वैल्यू यदि निकालते हैं तो x का वही वैल्यू है, x का वही मान जो है वो समीकरण का हल कहलाता है। अर्थात इसमें हम मूल जो निकालेंगे, द्विघात समीकरण का जो मूल हम निकालेंगे वो कहलाता है समीकरण का हल। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला जो वर्ग समीकरण है x-4 इंटू x-2 इक्वल टू 0। तो इसको आपको गुना करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ पे गुणनखंड पहले से हुआ है। गुणनखंड यदि इस फॉर्म, ये वाले एग्जांपल, 5वें एग्जांपल आप देख सकते हो, ये जो इस फॉर्म में है, मानक वर्ग समीकरण के रूप में है, तो इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। सबसे पहले गुणनखंड करने के बाद चूंकि दो गुणनखंड का गुणनफल 0 के बराबर होता है, तो प्रत्येक गुणनखंड जो है वो 0 के इक्वल करके हम उस प्रत्येक गुणनखंड से x का मान हम निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले से गुणनखंड हुआ है, बायां जो भाग है, लेफ्ट हैंड साइड जो है, तो इसको आपको गुणनखंड और गुणा करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा चूंकि दोनों गुणनखंड का गुणनफल जो है 0 के इक्वल हो रहा है, इसलिए प्रत्येक गुणनखंड या तो x-4 0 के इक्वल होगा या फिर x-2 जो है वो 0 के इक्वल होगा। चलिए पहला सवाल करते हैं। x-4 x-2 इक्वल टू 0। तो दो गुणनखंड है, इनका गुणनफल जो है वो 0 के बराबर हो रहा है। या तो ये x-4 0 के बराबर होगा या फिर x-2 जो है वो 0 के बराबर होगा। यह शब्द क्यों आता है इसको देख लेते हैं। जैसे 5 और 6 का जब हम गुणा करते हैं तो 30 आएगा, ये हमको पता है, 6 पंचे 30। लेकिन यदि 0 हम बोलेंगे या इसका गुणनफल 0 आना चाहिए, तो कौन सा कंडीशन में 0 आएगा? या तो 6 जो है वो 0 के बराबर होगा, 6 जो है 0 के बराबर होगा, या फिर 5 जो है वो 0 के बराबर होगा। उस कंडीशन में 5 शून्य 0 6 शून्य 0, मतलब दोनों में से या तो 5 0 के बराबर होनी चाहिए या जो है 6 0 के बराबर होनी चाहिए। मतलब एक संख्या, एक गुणनखंड जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तभी जो है वो इसका जो गुणनफल है वो जो है 0 के बराबर होगा। तो या तो ये होनी चाहिए 0 के बराबर। यदि दोनों है 0 गुणित जो 0 है, तो ये हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये जो है अनडिफाइंड है। हम 0 इंटू 0 या 0 डिवाइड बाय 0 हम नहीं कर सकते, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। इसलिए यहाँ पे हम यह लिखते हैं। चलिए करते हैं, x-4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या लिखेंगे x-2 इक्वल टू 0। चलिए प्रत्येक गुणनखंड से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, पक्षांतर करेंगे। ये रैखिक समीकरण बन गया, और रैखिक समीकरणों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। जब हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह जो है वो बदल जाता है, ऋण की जगह धन हो जाएगा, या जो घट रहा है, जो संख्या घट रहा है वो पक्षांतर करने के बाद जुड़ जाता है, और जो जुड़ है वो घट जाएगा। चलिए ये -4 की जगह यहाँ पे जब पक्षांतर करेंगे तो +4 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे 4 आया, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। -2 को जब पक्षांतर करेंगे तो -2 का +2 हो जाएगा।
तो इस प्रकार एक्स का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ और यही जो है एक्स का जो मान है वो समीकरण का हल कहलाता है। तो यहाँ पे समीकरण का हल प्राप्त हो गया। यहाँ पे लिखेंगे अतः वर्ग समीकरण या दिए गए समीकरण क्या है लिख लो, या फिर एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल x इक्वल टू 4 और यहाँ पे लिखेंगे और x इक्वल टू 2 है। इस प्रकार हम लास्ट में लिखेंगे। तो हम आसानी से हम इस वर्ग समीकरण का हल हम आसानी से निकालेंगे। गुणनखंड के रूप में है इसलिए प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। प्रत्येक गुणनखंड से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, वही जो है x का जो मान है वो वर्ग समीकरण का हल कहलाएगा। चलिए दूसरा सवाल करते हैं। एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए ये मानक रूप में नहीं है तो मानक रूप में लाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधे इसको हम हल करेंगे। इस प्रकार हल करेंगे जैसे ये एक्स माइनस 2 स्क्वायर के फॉर्म में है तो स्क्वायर मतलब 2 बार लिख सकते हैं इसको, एक्स माइनस 7 और एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से वही आ गया, 2 गुणनखंड हो गया। आसानी से हम चूंकि 2 गुणनखंड का गुणनफल 0 के इक्वल आ रहा है इसलिए प्रत्येक गुणनखंड 0 के बराबर हो जाएगा। तो आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 या फिर एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0। एक्स का वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू 7 आएगा या फिर एक्स इक्वल टू इसमें भी 7 आएगा। तो हम इस वर्ग समीकरण का हल हम आसानी से निकाल सकते हैं। इस प्रकार हमको इस वर्ग समीकरण का हल प्राप्त हो गया। x इक्वल टू 7 और x इक्वल टू 7 दोनों का मान जो है x का मान बराबर होगा। चलिए आगे तीसरा हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 11x इक्वल टू 0। इस प्रकार का सवाल को हम किस प्रकार हल करते हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम गुणनखंड निकालने का हम प्रयास करेंगे। गुणनखंड है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप प्रत्येक गुणनखंड को 0 के इक्वल करोगे, उसके बाद उसमें से x का मान निकाल लोगे। तो इसमें से देखिए इसमें 2 पद है, 1 और 2। अब यहाँ पे दोनों में हम गुणनखंड उभयनिष्ठ निकालने का प्रयास करेंगे। उभयनिष्ठ निकालने के बाद आसानी से 2 गुणनखंड हमको प्राप्त होगा। इन दोनों में देख लीजिए क्या उभयनिष्ठ है। तो इसमें x स्क्वायर मतलब x गुणित x है और इसमें x है, इसमें भी x है, तो x जो है वो उभयनिष्ठ निकल जाएगा। x बाहर निकला, एक x बचा है तो x यहाँ पे लिख देंगे, माइनस का माइनस, फिर यहाँ पे x बाहर निकल गया है, 11 बचा है तो यहाँ पे 11 लिख देंगे, ब्रैकेट में करेंगे इसको, इक्वल टू 0 लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास दो गुणनखंड फिर से प्राप्त हो गया। पहला गुणनखंड हुआ x, दूसरा गुणनखंड हमको प्राप्त हुआ x माइनस 11। तो फिर से वही 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए, बने प्रत्येक गुणनखंड जो है वो 0 के इक्वल होगा। चलिए कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 होगा या फिर x माइनस 11 इक्वल टू 0 होगा। तो x का वैल्यू तो निकल गया है, इसको सेम लिख देंगे और यहाँ से हम x का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। x का मान तो अक्षांतर करेंगे, ऋण 11 का धन 11 हो जाएगा, तो x का मान जो है 11 है। तो इस समीकरण का जो हल प्राप्त हुआ है वो x इक्वल टू 2 मान प्राप्त हुआ है, x का 0 और 11। तो किसी भी वर्ग समीकरण का 2 मान प्राप्त होता है, x का 2 मान निकलता है ना, वही जो है वो समीकरण का हल कहलाता है। इसमें भी देख लीजिए 2 मान प्राप्त हुआ, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 11। चलिए आगे देखते हैं 5वां। अब इसमें कैसे करते हैं देख लीजिए। 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू, तो गुणनखंड किस प्रकार करते हैं हम बहुपद की क्लास में बताया था, बहुपदों का किस प्रकार गुणनखंड करते हैं। इसका भी वही है, गुणनखंड विधि है। गुणनखंड हम करेंगे तो मध्य पद का 2 भागों में तोड़ना वही गुणनखंड कहलाता है। मध्य पद को किस प्रकार तोड़ते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले
हम a जो है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है और अचर पद है उसका पहले गुना करते हैं। याद रखेंगे a और c, इसको a ये है, जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर करेंगे तो ये a हो जाएगा और ये c हो जाएगा। a और c का हम गुना करते हैं, a का मान 9 है और c चिन्ह को छोड़ देंगे, c का मान 2 है, तो यहाँ पे 9 दूनी 18 हो गया। तो a और c का याद रखेंगे, a और c का गुना करेंगे 18। अब 18 का ऐसा दो गुणनखंड हमको निकालना है, संभावित गुणनखंड ऐसा निकालना है जिसको यहाँ पे चिन्ह देखिए, c का हमको चिन्ह देखना है, अचर पद का चिन्ह देखना है, ऋण चिन्ह है, तो घटाने पर वो ऋण मध्य पद अर्थात ऋण -3 के इक्वल आनी चाहिए। तो संभावित गुणनखंड हम निकालते जाते हैं, 1 से शुरुआत करते हैं। 1 गुणित 18, देख लीजिए 18 एकम 18 आएगा, लेकिन यहाँ पे घटाने पर हमको 17 प्राप्त हो रही है। हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते जाएंगे। यदि घटाने पर ऋण 3 यदि प्राप्त होता है तो वही जो गुणनखंड को यहाँ पे लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 18 का क्या गुणनखंड आएगा, करते जाइए। 2 गुणित 9 दूनी 18 हो जाएगा। इसको हम जब घटाएंगे 9 में 2 घटाते हैं 7 प्राप्त होता है, तो हम ऋण 3 प्राप्त नहीं हो रही, तो इसको भी नहीं लेंगे, इसको भी नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे। चलिए 3 भी 18 का गुणनखंड है, 3 6 का 18 हो जाएगा, ये हो गया 3 6 का 18। अब 6 में हम 3 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब हमको ऋण 3 लाना है, तो हमको पता है जब छोटी संख्या में हम बड़ी संख्या घटाते हैं तो ऋण प्राप्त होता है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 - 6। यदि 6 में यदि 3 को घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा। हमको लाना है -3, इसीलिए उलट दो, 3 में 6 कर दो, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटाएंगे तो ऋण आएगा, तो ऋण 3 आएगा। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसको पहले लिख लो -3, क्योंकि माइनस यहाँ पे है इसलिए माइनस को पहले लिख सकते हो। ऋण 6, ये सामने धन इसलिए धन 3 हो जाएगा। इसको जब हम माइनस प्लस का माइनस होगा, घटाएंगे मतलब ये हो जाएगा आपका 3, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, 3 इस प्रकार भी हम कर सकते हैं। इसको भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पे ऋण है तो ऋण करते हैं फिर इसको लिख देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे ऋण होगा फिर ऋण होगा, फिर जुड़ जाएगा, वो -3 प्राप्त नहीं होगा। तो आप इसको आप करेंगे। चलिए हल करते हैं आप। 9x², अब -3 की जगह देखो, -3 के इक्वल क्या है, -6 + 3, तो यहाँ पे -6x लिखेंगे, प्लस है, प्लस करेंगे यहाँ पे 3x - 2 = 0। चलिए इस प्रकार हम मध्य पद को तोड़े हैं। चेक कर लीजिए -3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस में विपरीत चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, तो घटाएंगे। 6 में 3 घटाएंगे 3 आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, बड़ी संख्या 6 में ऋण, इसलिए ऋण आ गया, ऋण 3 हमको प्राप्त हो। चेक कर लेंगे कि जो हम गुणनखंड किए हैं वो सही है कि नहीं। चलिए उसके बाद सेकंड स्टेप में हम जोड़ा बनाते हैं। चूंकि यहाँ पे 1 2 3 4 पद है, 4 पद में 2 जोड़ा बनेगा। तो जोड़ा किस प्रकार बनाते हैं, 2 पद को हम ब्रैकेट में कर देते हैं। यदि ब्रैकेट के बाहर में ऋण चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह को बदल देते हैं। चलिए करते जाते हैं। 9 6x² - 6x, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, प्लस 3x - 2, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, = 0। चलिए उसके बाद अब प्रत्येक जोड़े से उभयनिष्ठ निकालेंगे। हम यहाँ पे 9 को 3 × 3 लिख सकते हैं, छोटा सा आप चाहो तो वहीं पे लिख सकते हो। अब इसका गुणनखंड 6 का जो गुणनखंड होगा 3 × 2 होगा, 6 को 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6। चलिए अब इन दोनों में 2 पद है यहाँ पे, 9x² और 6x। इन दोनों में देखते हैं क्या दोनों के पास है, क्या उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसलिए ये 3 जो है वो उभयनिष्ठ निकल जाएगा। अब यहाँ पे x² मतलब x × x है, इसमें x है, तो एक x जो है वो बाहर लिख लेगा, उभयनिष्ठ लिख लेगा। क्या बचा, ये 3 बाहर लिखना है,
एक 3 बचा है, इसमें से x सिस्टम एक एक से बाहर निकला है इसलिए एक से बचा है, माइनस इसमें 3 जो है बाहर निकला है, 2 बचा है, 2 लिख देंगे, एक से बाहर निकला है मतलब कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। चलिए आगे, अब यहाँ पे कोई भी उभयनिष्ठ नहीं, इन दोनों पद में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं मतलब एक है, याद रखेंगे, कुछ कोई भी उभयनिष्ठ मतलब एक है। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। चलिए अब आगे हल करते हैं। अब इन दोनों में देखेंगे दो पद हमको प्राप्त हुआ, एक पहला और ये दूसरा, दोनों में फिर से उभयनिष्ठ निकालेंगे, दो पद है, ये पहला ये दूसरा, दोनों पद में देख रहे हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या उभयनिष्ठ है, x माइनस 2 इसमें है, x माइनस 2 इसमें, इसलिए दोनों में हमको प्राप्त हो गया 3x माइनस 2 ये प्राप्त हुआ। अब क्या बचा, ये इसको बाहर निकालें, ये बचेगा, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में ऐसा करके 3x लिख देंगे, इसमें +1 बचा, ये +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब हमको जो हमको प्राप्त करना था गुणनखंड वो प्राप्त हो चुका है। अब जैसे हम इसको हल किए थे वैसे हम हल करेंगे। दो गुणनखंड का गुणनफल 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब प्रत्येक गुणनखंड 0 के बराबर होगा। चलिए करते जाएंगे। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा या फिर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। चलिए आगे हल करेंगे। 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 या 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले इसको पक्षांतर करेंगे, -2 को, तो पक्षांतर करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा, -2 प्लस 2 में। उसके बाद अब x का वैल्यू निकालेंगे, तो 3 जो है उसको पक्षांतर करेंगे, चूंकि x के साथ 3 जो है वो गुना के रूप में है, इसलिए जब भाग करते हैं गुना का भाग हो जाता है, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा, ये इसका जगह जो स्थिर रहेगा वो अपनी जगह में रहेगा, 2 का 2, बस इसका जगह चेंज हो जाएगा, ये इधर पक्षांतर होगा तो भाग के रूप में। तो जब भी हम भाग करते हैं वो नीचे लिखते हैं, जिससे हम भाग करते हैं, तो ये भाग हो जाएगा। तो याद रखेंगे 3 जो है नीचे में आएगा, कई बच्चे जो है वो 3 को ऊपर में कर देते हैं, 2 को नीचे कर देते हैं, तो इसको हम पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, 2 को हम पक्षांतर नहीं कर रहे हैं, 3 को कर रहे हैं। 3 का स्थान बदलेगा, 2 का स्थान नहीं बदलेगा, याद रखेंगे। ये आ गया 2/3 2/3। चलिए अब इसको हल करते हैं। पहले एक को पक्षांतर करेंगे, तो ये +1 का -1 हो जाएगा, या x इक्वल टू 3 को फिर पक्षांतर करेंगे, 3 जो है गुना के रूप में है, गुना का भाग हो जाता है, तो -1 अपनी जगह में रहेगा, -1 अपान ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू प्राप्त हुआ, x का 2 मान प्राप्त हुआ। यही जो है इस द्विघात समीकरण 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 का हल होगा, या हम बोल सकते हैं इसका इस समीकरण का मूल है। चलिए एक और है, ये अलग टाइप का है, इसको भी देख लेते हैं। (10x माइनस 1/x इक्वल टू 3). यहाँ पे देखने से ये ये असर लग रहा है कि ये जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1/x है, x का घात, यहाँ पे हम इसको x का घात -1 लिख सकते हैं, और ये जो भाग है लेफ्ट हैंड साइड है वो बहुपद नहीं है, लेकिन जब इसको हम मानक रूप में लाते हैं तो ये जो है वो द्विघात समीकरण बन जाता है। चलिए कैसे हल करते हैं। यदि x 10x की जगह 10x² रहता तब ये जो है वो वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं होता। चलिए इसको हल करते हैं। तो ये बटा के रूप में है, इसलिए इसको भी बटा बना लेते हैं, ये हो गया बटा 1 लिख सकते हैं। चलिए अब इन दोनों का एलसीएम लघुत्तम समापन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का लघुत्तम x होगा। अब फिर x को 1 से भाग करेंगे, जो भाग फैलाएगा उसको अंश से गुना कर देते हैं। ये लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड में क्या करते हैं, इस प्रकार ये ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, इसको याद रखेंगे। तो जब गुना कर देंगे 10x और x 10x² हो जाएगा, ये माइनस का माइनस, 1 और 1 का गुना 1 होगा, और 1 और x का गुणनफल x होगा।
इसका एलसीएम वही होगा। चलिए इक्वल टू 3 कर देते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब यहाँ पे ये भी बटा के रूप में आ गया, इस पक्ष को भी हम बटा के रूप में कर देते हैं। तिर्यक गुना कर देंगे। आप बटा को हटाना है हमको, तो बटा को हटाने के लिए तिर्यक गुना, तो इसका इसके साथ गुना 10x² माइनस 1 वही होगा, किसी भी संख्या में 1 का गुना करते हैं वही होता है। ये बटा हट जाएगा, इक्वल टू 3 और x 3x हो जाएगा। चलिए अब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, तो 3x को किधर पक्षांतर करेंगे, 10x² प्लस 3x का माइनस 3x हो जाएगा, और -1 का -1 ही रहेगा, इक्वल टू 0। 3x इधर आ गया, इधर यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 बचा, तो ये आ गया आपका मानक रूप। तो निश्चित रूप से ये जो है द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि अधिकतम घात यहाँ पे 2 है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बहुपद है। अब इसको किस प्रकार से करते हैं अभी बताया हूँ। पहले a और c का गुना करेंगे, 10 और 1 का गुना, 10 एकम 10 हो जाएगा, 10 गुणित 1 इक्वल टू 10। अब 10 का ऐसा 2 गुणनखंड हमको निकालनी है जिसको ये माइनस चिन्ह, सी का चिन्ह देखेंगे, सी का चिन्ह ऋण है, इसलिए घटाने पर -3 आनी चाहिए। तो क्या क्या गुणनखंड आएगा देख लेते हैं। 1 और 10, ये इसको घटाएंगे तो 9 आ रहा है, ये नहीं होगा। फिर 2 गुणित 5 करते हैं, 2 पंचे 10। अब हमको -3 लाना है, इसलिए हम 2 में 5 घटाएंगे, -3 होगा, या फिर -5 + 2 लिख सकते हैं इसको, -3 होगा। अब यहाँ पे 10x² -3 के स्थान पे हमको -5 + 2 लिखना है, -5x + 2x -1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अब दो का जोड़ा बनाएंगे, 10x² -5x + 2x -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए इसको हल कर आगे क्या होगा देखते हैं। अब प्रत्येक जोड़े से उभयनिष्ठ निकालेंगे, इसको 2 गुणित 5 लिख सकते हैं, तो इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो 5 जो बाहर निकल जाएगा कॉमन, इसमें x है, इसमें भी x है, इसलिए x भी बाहर निकलेगा। क्या बचा, इसमें 5 बाहर निकल गए, 2 बचा, ये 2 हो जाएगा। इसमें 1 बाहर निकला, x जो है 1x बचा है, तो ये हो जाएगा माइनस, इसमें से 5 बाहर निकला, x भी बाहर निकला, तो कुछ नहीं मतलब 1 बचिएगा। उसके पश्चात यहाँ पे देखते हैं, कुछ नहीं मतलब 1 है, 2x -1 इक्वल टू 0। याद रखेंगे ये और ये दोनों सेम आनी चाहिए। उसके बाद आगे हम 2 पद मिल गया, दोनों पद में उभयनिष्ठ निकालेंगे। इसमें 2x -1 है, इसमें 2x -1 है, दोनों में 2x -1, इसलिए दोनों में 2x -1 जो है उभयनिष्ठ निकलेगा। ये हो गया 2x -1। उसके बाद ब्रैकेट करते हैं, जो बचा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। 5x इसमें बचा है, इसमें जो है +1 बचा है, +1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। चलिए आगे हल करते हैं। अब 2x -1 दो गुणनखंड हमको प्राप्त हो गया, तो प्रत्येक गुणनखंड 0 के इक्वल होगा। 2x -1 इक्वल टू 0, या फिर 5x + 1 इक्वल टू 0। चलिए इसमें से अब x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। पहले 1 को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ पे 2x +1 हो जाएगा, और उसके पश्चात यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, 2 गुना के रूप में है, जब पक्षांतर करेंगे भाग के रूप में हो जाएगा, मतलब 1/2 हमको प्राप्त होगा। यहाँ पे देख लीजिए 5x, पहले +1 को पक्षांतर करेंगे, -1 हो जाएगा। अब x इक्वल टू हो जाएगा -1/5। तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। पहला x का मान जो है 1/2, दूसरा जो है ऋण 1/5। इस प्रकार हम गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण को इस प्रकार हम हल करते हैं। आगे की क्लास में मैं सूत्र विधि, समीकरण को हल करने की 3 विधि होती है, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को आज गुणनखंड विधि के बारे में, गुणनखंड विधि से किस प्रकार द्विघात समीकरण को हल करते हैं वो बताऊं। आगे वाली क्लास में मैं सूत्र विधि से किस प्रकार हम द्विघात समीकरण का हल निकालते हैं वो बताऊंगा।